नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट्स के माध्यम से जो है वो हम पूरा कोर्स जो है वो करने की ठानी है। अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो डेली आपके पास में एक टॉपिक की टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो आपके पास में आ जाती है। काफी सारे बच्चों के जो है वो कमेंट भी आ रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि ये जो है उनके लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पूरे 365 दिन जो है वो आपके पास में एक टॉपिक की जो है वो हमारे पास में बुलेट सीरीज आएगी। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। जैसे कई बच्चों ने जो है वो टेम्परेचर के लिए जो बोला, तो मैं आज जो है वो आपके लिए टेम्परेचर लेके आया हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों टेम्परेचर में जो है वो क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, काफी इजी टॉपिक है तो इसलिए जो है वो आपको नंबर गेन करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अच्छे तरीके से एक बार पढ़ने से जो है वो ये चीज कंठस्थ हो जाएगी। एक तो इसमें से जो है वो दोस्तों क्वेश्चन निकल के आते हैं इसके टाइप ऑफ फीवर के बारे में, यानी कि फीवर के कौन कौन से टाइप हैं उन सब के बारे में जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो है वो इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हमारे पास में हीट का जो है वो लॉस होता है उसके हमारे पास में मेथड्स हैं, रेडिएशन है, इवेपोरेशन है, कन्वोकेशन है, कंडक्शन है। तो उनके माध्यम से कितनी कितनी हीट का जो है वो लॉस होता है ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तीसरी जो चीज इसमें से पूछी जाती है वो पूछी जाती है दोस्तों कि हमारे पास में जो है कि टेम्परेचर को जो है वो सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को जो है वो हम फ़ारेनहाइट में किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा और इजी फॉर्मूला है, इससे आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूं वो हर बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्यों ना जो है वो इस छोटी सी चीज को जो है वो हम कंठस्थ कर लें। उसके बाद में जो है हमारे पास में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। कोर टेम्परेचर कहाँ से लिया जाता है, एक्जिला के टेम्परेचर में और ओरल के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस हो जाता है। मतलब हर एक लाइन से जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। और मैं कह रहा हूँ इतना इजी टॉपिक है तो इजी टॉपिक को क्यों छोड़ना है। तो इसके बारे में जो है पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन में बताऊंगा, वहीं पे मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। तो 1 बाय 1 करके जो है वो इसके क्वेश्चन को जो है वो हम आगे पढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं और इस टॉपिक को जो है वो जल्दी से फिनिश करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर बोल दो या फीवर या पायरेक्सिया, ये सारी चीजें जो है वो एक ही है। ये क्या होता है दोस्तों, टेम्परेरी जो है वो हमारे पास में टेम्परेरी राइज इन बॉडी टेम्परेचर यूजुअली इन रिस्पॉन्स ऑफ इलनेस। टेम्परेरी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन एंड इलनेस। इलनेस और इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेरी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फीवर कहते हैं। अब ऐसे तो हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको फीवर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। या तो वो थोड़ा सा जो है वो लगातार है, या इन्फेक्शन या किसी इलनेस की वजह से जो है वो टेम्परेचर रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फीवर। क्लियर हो गया। टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, फीवर कहलाता है। अब ये इंक्रीज कितना होना चाहिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर हो जाता है तो हम इसको जो है वो फीवर कंसीडर करते हैं। क्लियर है। तो अब इसके बाद नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल होता है दोस्तों 98.6। ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। देन इसके बाद आता है हमारे पास में इट अकर व्हेन हाइपोथैलेमस, यानी कि ये कब अकर होता है, जब हाइपोथैलेमस को जो है वो रिस्पॉन्स होता है किसी भी तरीके से, इलनेस की वजह से या किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में हाइपोथैलेमस को जो है वो इंपल्स आती है, तो वहां पे जो है वो हमारे पास में फीवर जो है वो कोज होता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के बारे में एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, हाइपोथैलेमस के बारे में पूछा था कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है वो कौन सा होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो दोस्तों टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। बाकी जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हुआ, ये ऑलमोस्ट मेडुला ओब्लांगेटा होता है। हर बॉडी का जो है हमारे पास में रेगुलेटिंग सेंटर होता है। तो ये जो वाइटल्स ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी सेंटर हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हुआ, वो मेडुला ओब्लांगेटा में होता है। लेकिन टेम्परेचर का रेगुलेटिंग सेंटर जो है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास में हाइपोथैलेमस में। और ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसकी हम बात करें 97.7
से लेके 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे नीचे चला जाएगा तो भी एबनॉर्मल कंडीशन है, और उससे ऊपर चला जाएगा तो भी एबनॉर्मल कंडीशन है। ऊपर चला जाएगा दैट इज कॉल्ड हो जाएगा हमारे पास में हाइपरथर्मिया, नीचे चला जाएगा दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, अगर नीचे चला गया हमारे पास में तो उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोथर्मिया। क्लियर है? नीचे हो गया हाइपोथर्मिया, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना हाइपोथर्मिया कहलाता है, और अगर इंक्रीज हो गया दैट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद आता है हमारे पास में नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर हम जो है वो बेसिकली ओरल से ही काउंट करते हैं, हालांकि आजकल एक्जिला से ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो रेक्टम से भी लिया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल जो काउंट होता है वो होता है दोस्तों हमारे पास में ओरल। तो ओरल नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास में होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, ये सारे मैं नॉर्मल की ही डिस्कशन करूंगा, ठीक है? तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया हमारे पास में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर रेक्टल से काउंट करते हैं तो रेक्टल में जो है वो दोस्तों एक ज्यादा होता है, ठीक है ना? रेक्टल का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में एक जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि यही काउंट है वो कितना होगा दोस्तों 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर एक्जिला से काउंट करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास में 1 डिग्री कम, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछे, यहां पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, अगर आपसे पूछे कि ओरल और रेक्टर में कितना का डिफरेंस होता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है, सेंटीग्रेड नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी चीजें बता रहा हूं मैं अभी जो है वो फ़ारेनहाइट में ही बता रहा हूं, सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना मैं आपको लास्ट में जो है वो बता दूंगा। तो दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ओरल और रेक्टल के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होता है, तो दोस्तों 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। अच्छा, ओरल और एक्जिला के बीच में कितना होता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। एक्जिला में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, और रेक्टल में जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा आपका कि रेक्टल और एक्जिला में कितना डिफरेंस है। तो देखो रेक्टल और एक्जिला में जो है वो कितना डिफरेंस हुआ, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिनल जो चीज होती है वो होती है हमारे पास में ओरल टेम्परेचर, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मेरा ही ले लीजिए, मेरा नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए मेरे को फीवर नहीं है, मेरा ओरल से लेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, एक्जिला से लेंगे तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। वो नॉर्मल ही है क्योंकि उसमें हम 1 प्लस करके उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर रेक्टल में करेंगे तो उसमें आता है हमारे पास में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें ज्यादा होता है तो उसमें 1 माइनस करेंगे। तो ओरल का रेक्टल में 1 डिग्री का डिफरेंस, देन ओरल का जो है वो एक्जिला में 1 डिग्री का जो है वो डिफरेंस आता है, लेकिन रेक्टम और एक्जिला में जो है वो 2 डिग्री का डिफरेंस आएगा। ये यहां पे जो है वो देख सकते हो। क्लियर है? देन उसके बाद एग्जाम में पूछते हैं कोर टेम्परेचर, ठीक है, कि कोर टेम्परेचर जो है वो कौन सा होता है, या कोर टेम्परेचर जो है वो कहां से लिया जाता है। तो दोस्तों कोर टेम्परेचर लिया जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में पूछेंगे कहां से, चाहे हम कम समय में जो है वो बुलेट सीरीज कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक पूरा जो है वो कंप्लीट करके चलेंगे, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे लेके चलेंगे। तो दोस्तों कोर टेम्परेचर का अगर क्वेश्चन आ जाए वो कहां से चेक किया जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास में कोजेज ऑफ फीवर। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कोजेज हैं, 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे मेन कोजेज हमारे पास में इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो प्रोटोजोवल हो, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, इन सब की वजह से आपको पता है कि इन्फेक्शन होता ही होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो भी हमारे पास में फीवर होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा तो भी फीवर होगा, और फंगल या पैरासाइट इन्फेक्शन होगा तो भी हमारे पास में जो है वो फीवर होगा। नेक्स्ट आता है नॉन इन्फेक्शियस कोजेज, यानी कि बिना इन्फेक्शन के जो है वो हमारे पास में जो हो फीवर कैसे इंक्रीज हो सकता है, या फीवर कैसे आ सकता है, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें, पहले ऑटो इम्यून डिजीज, जस्ट लाइक देख ल्यूपस, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, ऐसा लिए आपने नाम जो है वो सुना होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास में आता है रोमेटेड आर्थराइटिस, ठीक है, रोमेटेड आर्थराइटिस में भी जो है वो फीवर देखने, मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर वगैरह में, ल्यूकोमिया में जो है फीवर होता है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन ऐसे थे जो कि ड्रग इंड्यूस करवाती है फीवर को। देन हीट स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन में भी जो है वो फीवर आ सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ फीवर, जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। 1 बाय 1 करके जो है इसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास में बेस्ड ऑन पैटर्न, पैटर्न के आधार पे
टाइम के आधार पे भी हम देखेंगे, पैटर्न के आधार पे भी देखेंगे, सीवियरिटी के आधार पे भी हम जो है वो सारी चीजें देखेंगे। तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं पैटर्न। पैटर्न इन द सेंस कि जो फीवर जो है वो किस तरीके से आ रहा है, उसका पैटर्न किस तरीके से है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैटर्न या बेस्ड ऑन पैटर्न। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों इंटरमिटेंट फीवर, जैसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन उसके बाद 24 घंटे में जो है वो वापस से नॉर्मल आ जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ देन वापस से जो है वो नॉर्मल आ गया, इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। क्या है? टेम्परेचर स्पाइक एंड रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 24 आवर्स, यानी कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जैसे कि, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और 24 घंटे के अंदर वापस जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट आता है दोस्तों रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या है? इंक्रीज होता है टेम्परेचर लेकिन कभी भी जो हो नॉर्मल नहीं आता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया देन वो फीवर ही रहता है, नॉर्मल नहीं आता, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंट फीवर या कांस्टेंट फीवर के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं। सॉरी। टेम्परेचर फ्लक्चुएटेड बट डज नॉट रिटर्न द नॉर्मल। टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहेगा लेकिन नॉर्मल में कभी भी जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कंटिन्यूअस फीवर, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली जो है वो इंक्रीज होता ही रहता है, जैसे कि टाइफाइड फीवर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है दोस्तों? 2 दिन रहा नॉर्मल, फिर फीवर हो गया, फिर 2 दिन कहते हैं ना चढ़ के उतरता है बुखार, ठीक है ना, तो एक बार चढ़ेगा उसके बाद वापस से जो है वो सॉरी वापस से जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। उसके बाद आता है दोस्तों बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के आधार पे जो है वो फीवर 3 टाइप का होता है, नाम से पता चलता है एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। अगर फीवर 7 डेज से कम तक रह रहा है उसको हम बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब ही होता है दोस्तों शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए अगर फीवर होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट। 7 डेज तक रहेगा उसको एक्यूट फीवर बोलेंगे। सेकेंड आता है सब एक्यूट फीवर। अगर फीवर 1 से 2 वीक तक रह रहा है उसको हम बोलेंगे दोस्तों सब एक्यूट फीवर। नेक्स्ट आता है क्रोनिक फीवर या परसिस्टेंट फीवर। अगर 2 वीक से ज्यादा के टाइम तक भी फीवर रह रहा है उसको हम बोलेंगे दोस्तों क्रोनिक फीवर। उसके बाद आता है दोस्तों स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हो गया हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया किसको बोलेंगे दोस्तों? अगर हमारे पास में टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों हाइपर पायरेक्सिया। एक्सट्रीम फीवर यानी कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम इसको सेंटीग्रेडेड में करेंगे तो 40.55 डिग्री सेंटीग्रेडेड, ठीक है। देन उसके बाद आता है फिब्राइल सीजर। ये बेसिकली जो है बच्चों में देखने को मिलता है और इसको इंपॉर्टेंट भी लिख दो, ठीक है। काफी ज्यादा जो है वो बच्चे, अगर फीवर कंटिन्यूसली हाई रहता है तो कई बच्चों में जो है वो सीजर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों फिब्राइल सीजर्स। ये जो है वो बेसिकली सीजर्स आ जाते हैं बच्चों में, ठीक है। सीजर्स कॉमनली सेड इन 6 मंथ टू 5 ईयर चिल्ड्रन। 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चों में जो है वो बेसिकली देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों न्यूट्रोपेनिक। देखो मैं जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं वो अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, उसमें से एग्जाम में हर बार जो है वो क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। न्यूट्रोपेनिक फीवर, इसमें क्या होता है लो न्यूट्रोफिल्स जो है वो काउंट देखने को जो है वो बेसिकली मिलते हैं। ये होता है क्रोनिक इन्फेक्शन की कंडीशन में जो है वो देखने को मिलता है। लास्ट आता है दोस्तों क्राइसिस। सडनली टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि फीवर जो है, फीवर की स्टेज होती है, फीवर जो है वो धीरे धीरे उतर के अगर नॉर्मल आ रहा है ना तो वो जो है वो बिल्कुल सही है, वो लाइसिस है। फीवर धीरे धीरे, ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 से थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, अगर धीरे धीरे डिक्रीज आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक है। सडनली अगर नीचे आ गया फीवर में तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्राइसिस फीवर। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास में स्टेजेज ऑफ फीवर। इससे भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 3 स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टेज ऑफ फीवर, यानी कि फीवर की जो है वो स्टेज किस तरीके से चलती है। तो इसकी स्टेज जो है वो पहले चलती है हमारे पास में इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन या ऑनसेट ऑफ फीवर। इसमें क्या होता है दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज होता है और सडनली जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊं, इस तरीके से ये चार्ट है, ये हो गया हमारे पास में टेम्परेचर और ये हो गया हमारे पास में टाइम। क्लियर है? इस तरीके से दोनों दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है सबसे पहले ऑन सेट में क्या धीरे धीरे जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये होगी फर्स्ट स्टेज। सेकंड आ जाता है दोस्तों स्टेडी या इसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। इसमें क्या होता है टेम्परेचर अपने मैक्सिमम रिच पे पहुंच जाता है और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये लो इस तरीके से, ठीक है, लगभग जो है वो कांस्टेंट रहता है। थर्ड आता है इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएट या डिक्लाइन। इसमें क्या होता है टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे जो है वो नीचे आता है।
टेम्परेचर जो है वो दोस्तों धीरे धीरे ही नीचे आना चाहिए, इस तरीके से धीरे धीरे ही जो है वो नीचे आना चाहिए। सडनली नीचे आ गया तो वो है जो है वो क्राइसिस है, और ये जो है वो हमेशा डेंजर साइन होता है, ये जो है वो डेंजर साइन होता है अगर सडनली जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 स्टेज है, ये ऑनसेट, ये दोस्तों स्टडी, और ये हमारे पास में डिक्लाइन। तो ये स्टेज भी जो है वो एग्जाम में काफी ज्यादा जो है वो पूछी जाती है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास में हीट लॉस। तो हीट लॉस जो हो बेसिकली हमारे पास में 4 कैटेगरी के द्वारा जो है वो हीट लॉस होता है। रेस्पिरेशन जो है वो एडिशनल आता है, वो एडिशनल कैसे आएगा उसको मैं बताता हूं दोस्तों। तो हीट लॉस जो हो किस तरीके से होता है, सबसे पहले आता है दोस्तों रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इंफ्रा रेडिएशन के थ्रू जो है हमारे पास में हीट का जो है वो लॉस होता रहता है। इसमें एग्जाम में पूछा गया कि सबसे ज्यादा लॉस किसके द्वारा होता है, सबसे कम किसके द्वारा होता है, या कन्वोकेशन के द्वारा कितना % लॉस होता है, कंडक्शन के द्वारा कितना % होता है। तो इसके परसेंटेज ऑफ लॉस जो है वो जरूर ध्यान में रखना। सबसे पहले रेडिएशन, रेडिएशन इन द सेंस जैसे मैं बैठा हूं तो इंफ्रा रेडिएशन के द्वारा जो है वो हीट का लॉस होता रहता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। ठीक है, और उसके द्वारा बेसिकली जो है वो कितना होता है दोस्तों, 40 to 60% जो है वो हीट लॉस होता है। यानी कि एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज होता है दोस्तों हमारे पास में 60% हीट का लॉस जो हो वो किसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। सेकंड आ जाता है दोस्तों कन्वोकेशन। कन्वोकेशन के द्वारा जो हमारे पास में एयर आती है, जैसे सपोज करो हम एसी के सामने खड़े हो जाते हैं या पंखे के सामने खड़े होता है, तो जो एयर हमारे पास से गुजरती है उसके द्वारा हमारे पास में जो है वो हमारे पास में हीट का लॉस होता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों कन्वोकेशन। और कन्वोकेशन के द्वारा जो है वो कितना % का लॉस होता है दोस्तों, 25 to 30% जो है वो लॉस होता है। एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज होता है इसके अंदर दोस्तों 15%। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंडक्शन। कंडक्शन इन द सेंस किसी भी चीज को हम टच करके, ठीक है, उसका लॉस करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करके। जैसे फीवर जब होता है तो ठंडे पानी की जो है वो पट्टियां नहीं रखते, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। यानी कि डायरेक्ट जो है वो उसके टच करके उस हीट का जो है वो लॉस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कंडक्शन। और कंडक्शन के द्वारा इसमें जो है ये गलत दे रखा है दोस्तों, इसके द्वारा होता है अप्रोक्सीमेटली 22% जो है वो हमारे पास में कंडक्शन के द्वारा जो है वो हीट का लॉस होता है। सॉरी कंडक्शन के द्वारा कंडक्शन के द्वारा जो है हमारे पास में 3% का होता है, 5% ठीक है। एवरेज की अगर हम बात करें, एवरेज की बात करें तो ये 3% होता है। क्लियर है। देन उसके बाद आता है दोस्तों इवोपरेशन। इवोपरेशन मतलब भाप के द्वारा उड़ जाना। ठीक है ना, जब हमें पसीने आते हैं तो आपको पता है कि भाप के द्वारा वो चीज जो है वो उड़ जाती है। तो इवोपरेशन वाटर के द्वारा जो है वो लॉस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। इसके द्वारा 15 to 50% होता है। एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज होता है इसके अंदर दोस्तों 22%। ये एवरेज जो है वो जरूर ध्यान रखना, ये एवरेज ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कई बार सबसे ज्यादा हीट के लॉस जो किसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। सबसे कम किसके द्वारा होता है दोस्तों, सबसे कम जो है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। या आपसे पूछे कि कन्वोकेशन के द्वारा कितना होता है, तो इसके द्वारा जो है वो 15% होता है। क्लियर है। लास्ट आ जाता है दोस्तों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के द्वारा दोस्तों जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, आपको पता ही है कि गर्म, जब हम फीवर में रहते हैं, बुखार जब रहता है तो गर्म गर्म हवा निकलती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से रेस्पिरेशन के द्वारा भी जो है 5 से 10% का जो है वो हीट लॉस होता है। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में आ जाता है दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, फीवर का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जनरल मेजर्स। जनरल मेजर्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, रेस्ट करते हैं, कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, देन ठंडे पानी से जो है वो नहा लेते हैं, कूल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये सारी चीजें करते हैं। रेस्ट, हाइड्रेशन एंड कूल एनवायरनमेंट। लुकवार्म स्पंजिंग, डायरेक्ट कोल्ड वाटर का स्पंजिंग नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है दोस्तों सीजर आने के चांसेस होते हैं। स्पेशली बच्चों में तो जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाइल्ड में जो है नहीं करना चाहिए क्योंकि शिवरिंग हो जाती है। हाँ, लुकवार्म वाटर से जो है वो स्पंजिंग जो है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुखार ज्यादा हो गया तो तुरंत हम जो है ठंडे करें, तो बर्फ के द्वारा कर देने। सेकंड, मेडिकेशन, आपको बताइए एंटीपायरेटिक ड्रग है पैरासीटामोल, ठीक है ना, यूनिवर्सल है, संजीवनी बूटी है फीवर के लिए, ठीक है। एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल जो है वो फीवर को रिलीफ करती है। मॉनिटर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में वार्निंग साइन है, यानी कि सीजर्स जो है वो ना आ जाए या इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो ना हो जाए। देन हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, फीवर बहुत ही ज्यादा हो रहा है, हम देखते हैं थोड़ा बहुत फीवर आता है, घर पे हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो हम जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो पूछा जाता है दोस्तों सेंसस फॉर्मूला, यानी कि आपके पास में या तो जो है
वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जो है वो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पूछ लेगा, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पूछ लेगा, या आपको डिग्री सेंटीग्रेटेड दे दिया जाएगा और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या डिग्री फ़ारेनहाइट देके आपको जो है वो डिग्री सेंटीग्रेटेड में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है सबसे पहले हम फॉर्मूला ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट में किस तरीके से बदलेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेटेड प्लस 32, ये कर देंगे तो हमारे पास में जो सेंटीग्रेटेड है वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। इसमें हम सेल्सियस या हम कहें सेल्सियस जो है वो दिया हुआ आता है, उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में जो है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस इक्वल टू 5/9, इसको 9/5 था, इसको 5/9 कर देंगे, F-32 कर देंगे। इस तरीके से हम डिग्री सेंटीग्रेटेड को फ़ारेनहाइट में बदल देंगे। अच्छा, फॉर्मूला अगर आपको याद ना भी रहे तो आपको मैं एक बहुत छोटी सी ट्रिक्स बताता हूं। क्या ट्रिक्स है, एक छोटा सा वर्ड तो याद रख सकते हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेटेड जो है वो इक्वल टू होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लाइन याद रख लो, ठीक है, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेटेड इक्वल टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेंटीग्रेटेड जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखो इसमें आप फॉर्मूला जो है वो रख सकते हो, क्लियर है। जैसे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, उसके बाद जो है वो इसको यहीं पे आपको एक्सप्लेन करके देंगे। मैंने क्या कहा था दोस्तों, 40 डिग्री सेंटीग्रेटेड इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो आपको 40 डिग्री दे दे और आपसे पूछे कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू, ठीक है। अब हमें 104 में से 32 निकालने हैं, ठीक है। हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल हमारे पास में हमें इसको जो है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिवाइड कर दो, यहां पे देखो 9/5 इंटू सेंटीग्रेड कितना है दोस्तों 40, ठीक है, और प्लस 32, ये है ना, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8, 9 72, 72 प्लस 32 इक्वल टू 104। तो आपको 9/5 लिखना है या 5/9 है, वो आप अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर है। ऐसे हमारे पास में जैसे मान लो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेंटीग्रेटेड में बदलना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 105, देखो उल्टा ले लो आप इसको, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेंटीग्रेटेड में कन्वर्ट करना। अब आपको फॉर्मूला पता नहीं है कि 9/5 लिखना है या 5/9 लिखना है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है वो 40 आएगा। अब 40 कैसे आएगा, मतलब डिग्री सेंटीग्रेटेड इंटू, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें जो है वो इसको माइनस करना है, 104 माइनस 32, क्लियर है, ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद 5/9 आएगा या 9/5 आएगा, वो हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है तो हम इसको दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं पहले, इसमें से इसमें निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 72, ठीक है। अब उसके बाद में ऊपर कितने लिखे या नीचे कितने लिखे। अब दोस्तों अगर मैं इसमें लिखूं, सपोज करो मैं यहाँ पे जो है वो 9/5 लिख दूं, ठीक है। अब इसको करो, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 9/5 लिख दिया, तो इसको इससे करोगे, तो इसको इससे करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 5 1 5, 2 बचे 2, 22 4.4 कुछ थे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आंसर ही नहीं आ रहा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, वही 104 माइनस 32 इंटू 5/9 कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 72 इंटू 5/9, तो 9 72, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, किसी चीज की कोई दिक्कत है मुझे नहीं लगता इसके बाद जो है वो कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेटेड इक्वल टू 104 डिग्री होता है। आप फॉर्मूला आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अगर इसको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप इस फॉर्मूले के द्वारा भी रख सकते हो और इससे आप काउंट कर सकते हो। इसमें अब आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेंटीग्रेटेड इक्वल टू फॉर्मूला फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, यही आएगा, यही देख लो, यही आया है, बिल्कुल यही जो है वो हमारे पास में आया है। तो वही सेम चीज जो है वो इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है, नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। क्लास कैसे लगी इसी तरीके से अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे या आप टॉपिक नहीं बताएंगे तो फिर हो सकता है कि मुझे ये लगेगा कि आपको क्लास जो है बेनिफिशियल नहीं है। तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट ही जो है मोटिवेशनल होते हैं। थैंक यू सो मच। जो टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू।